मतलब मजाक चल रहा है कोई? सही में कोई ये मजाक है? या तो डब्ल्यू वाले पागल हैं, ट्रिपल एच पागल है, या फिर हम पागल हैं। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं पूरे स्मैकडाउन के एपिसोड को। पूरे शो पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक चीज टीज करी और उसके बाद एंड में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ अलग ही ड्रामा दिखा दिया। और अगर आप हर सैटरडे को आ जाते हो स्मैकडाउन का रिव्यू देखने के लिए चैनल पर, तो आप लोग कर सकते हो इस वीडियो को अभी की अभी लाइक। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है कोडी रोड्स के साथ में, और कोडी रोड्स आते हैं, उन्होंने अपनी एंट्रेंस करी, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट वो बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कि ज्यादा वो कुछ बोलते, एक आवाज आती है जो कि ये बताती है कि हाँ भैया बहुत कुछ है बात करने के लिए। और निकल के आते हैं पॉल हेमन एंड ब्रॉन ब्रेकर। और जिस तरीके से वो आए, जैसे वो अपनी बातों को शुरू कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो घेरने ही आए हैं कोडी रोड्स को। लेकिन पता नहीं अचानक से कहां से रैंडी ऑर्टन भाई ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रकट हो गया, या फिर किसी ने बिल्कुल जाके उनको, जैसे गेम के अंदर जीटीए में नहीं हम कहीं से भी कोई कार ले आते थे चीट लगा के, कोड लगा के, वैसे ही निकल के आ गए रैंडी ऑर्टन। और कैमरा वर्क तो देखो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि क्राउड बहुत टाइम पहले से चिल्लाया नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद रैंडी ऑर्टन रिंग के नीचे से ही थे, इसीलिए वो इतनी जल्दी जो है वहां से निकल के आ गए। और जैसे ही ये नज़ारा देखते हैं पॉल हेमन, उनको लगता है कि अरे अरे भैया तो यहाँ पे तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं लोग। और कहते हैं कि देखो थोड़ा रूड हो गया, अपने इंट्रोडक्शन से फिर से शुरू करता हूँ। उसके बाद अपना वो इंट्रोडक्शन करते हैं, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड की बात करते हैं, और कहते हैं कि हम मिस्टर कोडी रोड से बात करने नहीं, हम मिस्टर रैंडी ऑर्टन से बात करने के लिए आए हैं। और एक बहुत फनी चीज़ यहाँ पे पॉल हेमन ने बोली, जो कि फनी है या नहीं, लेकिन जैसे पॉल हेमन ने बोला, देखो डिलीवरी से तो फनी लगी। वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ना ही मेरे कॉल्स का कभी जवाब देता है, ना कभी ये मेरे को ईमेल या फिर टेक्स्ट पे रिटर्न करता है। तो फिर मेरी ब्रॉनसन और ब्रॉन ये इन दोनों रीड से बात हुई, तो फिर ये था कि अगर हम कॉर्नर कर लें चैंपियन को, तो फिर वाइपर वहां पे आ जाएगा। और देखो वो बात कोई प्रिडिक्शन नहीं, वो एक स्पॉइलर थी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन निकल के आ चुका है। यहाँ पे आरके वाले चैंट भी लग रहे थे, और इस पे पॉल हेमन ने बिल्कुल भी उसको जरा सा ही भाव नहीं दिया। और वो कहते हैं कि तुम कुछ भी अपनी स्ट्रैटेजी लगा लो, आज टैग टीम मैच में तुम हारोगे ही। और जब तुम हारोगे, अब जैसे ही ये बात बोली पॉल हेमन ने, तो रैंडी ऑर्टन भी ऐसा लग रहा था कि आज थोड़े गर्म मूड के साथ ही आए हैं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाते हैं पॉल हेमन की तरफ में, और पॉल हेमन की ऑब्वियसली ये देख के फट जाती है कि भैया कहीं बंदा मुझे मारने ना आ जाए। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर खतरा महसूस होता है तो हर किसी को डर लगता है, लेकिन जब बात हेल्थ की आ जाती है तो फिर आपको वो खतरा महसूस नहीं होता। और आज मैं लाइव ही आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं। ये रही वेबसाइट, यहां पे जाके आप प्रोटीन के सेक्शन में जब जाओगे, और मैं फिलहाल के लिए आइसो बूस्ट वाला जो प्रोटीन है उसको सिलेक्ट करता हूं। इसको मैं करूंगा फ्लेवर में जाके पिस्ता कुल्फी। और अगर एक बार आपने ट्राई कर लिया तो शायद ही आप कभी दूसरा कोई प्रोटीन का फ्लेवर ट्राई करने वाले, क्योंकि तो लगता कोई ट्रीट है। उसके बाद जैसे ही इसको ऐड टू कार्ट में डालोगे और यहाँ पे चेकआउट सिक्योरली करके कोड में जाके आपने आर पंत लिखा, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे भाई, तो ये जो 3600 का अभी प्रोटीन नजर आ रहा है, ये डिस्काउंट लगाने के बाद इसमें ऑलमोस्ट 600 रुपये ऑफ हो जाते हैं। और अब तो जीएसटी के जो रेट्स हैं वो भी कम हो गए हैं। और आपको शायद पता नहीं है, लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में आपकी। आपको खुद वो जो डिफरेंस है प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद वो फील होता है, सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं, ये जो हेयर क्वालिटी भी, आपको कितना ही जान लगा लो, सब कुछ ट्राई कर लो, अगर प्रोटीन बॉडी में सही नहीं है तो भाई आपके बॉडी के बहुत सारे जो मार्कर्स हैं वो सही नहीं होते। 80% जो इंडियंस हैं वो प्रोटीन में वैसे ही उनकी कमी है। तो जैसे ही आप अपनी डाइट में अच्छा सा प्रोटीन ऐड करते हो, तो आपको वो जो डिफरेंस है वो साफ फील होता है। मैंने यहाँ पे आइसो बूस्ट वाला फ्लेवर पिक किया, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई सा भी जाके कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल टीन है इंडिया का मोस्ट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन, इसलिए आप इसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। मैंने खुद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में इसको यूज किया है, और मेरा खुद का रिव्यूज प्रोटीन के लिए एकदम बेस्ट है। इसीलिए मैं चाहता तो किसी दूसरे ब्रांड की तरफ भी जा सकता था, लेकिन मैंने नेचुरल टीन को ही पिक किया, क्योंकि मुझे पता है कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। बाकी आपको इसका लिंक पहला ही डिस्क्रिप्शन में और फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जैसे मैं बोलता हूं कोड यूज कर लोगे तो फिर आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी जब सारा सेगमेंट चल ही रहा होता है तो पॉल हेमन के चेहरे पे वो डर आ गया, लेकिन उनको पता है कि भैया मेरे साथ ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर खड़े हुए हैं, तो मैं अपनी बातें रख सकता हूं अच्छी तरीके से। कहते हैं हमसे बात करने आए हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हैं। और कहते हैं कि जब तुम हारोगे, और अगर हम कोडी रोड्स को बीट करते हैं या पिन करते हैं, ऐसा करके कुछ बोलना चाह रहे थे पॉल हेमन, तो फिर रैंडी ऑर्टन देखेगा कोडी रोड्स की तरफ और बोलेगा कि यार ये है तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, मैं तो इससे बहुत ज्यादा बेटर कर सकता हूं। और अगर हमने रैंडी ऑर्टन को भी बीट किया, तो फिर भी रैंडी ऑर्टन ये बोलेगा कि भैया चैंपियन तू कहां था, तू मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। तो जो भी कुछ होने वाला है ये चीज लास्ट नहीं करेगी, यानी रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की जोड़ी। तो इतने टाइम से वो जो इतने टीजेस हमको दिख रहे थे, आज आप बोल सकते हो कि इसको पूरी तरीके से एक्नॉलेज किया कि हाँ भैया इनके बीच में कुछ तो ऐसा टेंशन चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी लाइन के थ्रू। और कहते हैं कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये
स्पॉइलर है, और उसके बाद वो वहाँ से जो है जाने लगते हैं। एंड फिर एक बार फिर से वही चीज़ हुई जो कि मैंने कल वाली वीडियो में डिस्कस करी थी कि रैंडी ऑर्टन ने बहुत बार कोडी रोड्स की चैंपियनशिप की तरफ देख लिया है, एक बार फिर से उन्होंने उस चैंपियनशिप को देखा था। अब भाई ये बहुत तगड़ा टीज था ऑलरेडी आज के स्मैकडाउन के लिए। अभी और भी टीजेस आए थे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट नेक्स्ट आता है सैमी ज़ेन का ओपन चैलेंज, जिसको आके कार्मेलो हेज जो है एड्रेस करना चाहते थे। बोला मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मैं तुझे मैच में दिखा भी दूंगा। लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ, एक टर्न हो चुका है, क्योंकि मिज ने आगे पीछे से स्कल क्रशिंग फिनाले लगा दिया। मतलब कि इनका जो स्प्लिट है वो हो चुका है। बहुत टाइम से ये इस चीज को टीज भी कर रहे थे। अब कोई तो बंदा लड़ना था, तो उसके बाद एलिस्टर ब्लैक निकल के आते हैं। एलिस्टर ब्लैक और मैच होता है सैमी ज़ेन का। और भाई एलिस्टर ब्लैक की जो किक्स हैं वो कितनी डेवस्टेटिंग है यार, कितनी जोर से वो लगती है, कभी नी मारते, कभी ऐसे घूम उलट पुलट के। वो हमेशा ही देखने में बहुत मस्त लगता है एलिस्टर ब्लैक के मैचेस में। सुपरप्लेक्स आता है यहाँ पे, हेलुआ किक एक बार मिस करी, उसके बाद जो मीटियोरा लगाया एलिस्टर ब्लैक ने, उस पर भी बहुत क्लोज फॉल था। बट एंड में डेविन प्रीस्ट क्योंकि रिंग साइड पे आ गया, डिस्ट्रैक्शन हो गई। हेलुआ और ब्लू थंडर बॉम्ब के साथ एक बार फिर से अपना मैच फिनिश किया सैमी ज़ेन ने। तो अब उन्होंने इसको पूरा एक सीक्वेंस ही बना दिया है। इसके बाद डेविन प्रीस्ट ने एलिस्टर ब्लैक को रेजर्स एज भी लगाया, और एक सेगमेंट और था डेविन प्रीस्ट का जहां पे किट विल्सन को उन्होंने व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, पूरा ऐसे ही धक्का देके गिरा दिया। और मुझे वो वाले सेगमेंट की याद आई जो ब्रॉक लेसनर ने भी किया था अपने अर्ली WWE वाले टाइम में। लेकिन इस बार कैमरा ऐसे पैन हो जाता क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे कुछ तो सेफ्टी मेजर्स रखे होंगे ना, ऐसे जाके तो किसी को तुम गिरा नहीं सकते। लेकिन वो स्टील पाइप्स की जो आवाज़ है खनखनाने की, वो वहाँ पे दिखती है। और डेविन प्रीस्ट बड़े ही कैजुअल थे उस चीज़ को लेके। और अगले हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वहाँ पे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा डेविन प्रीस्ट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के बीच में। इसके बाद शो पर एक और बैक स्टेज से सेगमेंट आता है जो कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का ही था। और यहाँ पे कोडी रोड्स कंसर्न्ड है कि कहीं ये रैंडी ऑर्टन के दिमाग में ये बात तो नहीं घुस गई जो कि पॉल हेमन ने आके बोली थी। तो उनसे वही पूछ रहे होते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने बिल्कुल अश्योरेंस दी कि देखो इस बात को लेकर कंसर्न मत हो, पॉल हेमन क्या बोलता उस समय क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन ने वो जो कोडी रोड्स का टाइटल है उसको फिर से लुक दिया। तो यानी अब तो ये क्लियर हो गया कि पर्पसली, क्योंकि WWE को शायद पता चल गया है कि अच्छा ये फैंस इस चीज को नोटिस कर रहे हैं वो भी इतने टाइम से, तो चलो अब इस चीज को और ज्यादा दिखाते हैं, जो कि और ज्यादा पुख्ता कर रहा था इस बात को कि आज शो पर डेफिनेटली कुछ रैंडी ऑर्टन करने वाले हैं। बट वो भी चीज थी अभी थोड़ी बाद के लिए। और इसके बाद एक मैच आता है शो पर, और भाई मैं तो कह रहा हूं कि ये रैंडी ऑर्टन के लेवल का ही फिनिशर है। अगर सही से इसमें इन्वेस्टमेंट हो गई तो ये भी उस कैलिबर का है और वो पॉपुलैरिटी डिजर्व करता है। और मैं बात कर रहा हूं सोल रूका के सोल स्नैचर वाले फिनिशर की। तो जारिया के साथ आज उनका टैग टीम वाला मैच था अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन एंड एल्बा फायर। वो मैच वो जीत गई। और आप देखना पूरे मैच में क्राउड बड़ा शांत सा है, लेकिन जैसे ही फिनिशर लगता है एकदम से पता नहीं सबके अंदर एनर्जी कहां से आ जाती है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस फिनिशर के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद शो पर आती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, और ये होने वाली थी टिफनी स्ट्रैटन और स्टेफनी वकैर के बीच में। दोनों ही आती हैं, और स्टेफनी वकैर देखो इंग्लिश में थोड़ा सा स्ट्रगल करती हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो मैक्सिको वाला है, लेकिन काफी वो इंप्रूव भी कर रही हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अपने प्रोमोज में उनको और लाइंस थोड़ी डीपर जाके सोचनी चाहिए या बोलनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सा ही उन्होंने बोला कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, तू 2 वीक से चैंपियन अभी बनी। तो ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि स्टेफनी वकैर में, और अगर वो ये चीज फिक्स करती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी सुपरस्टार आगे जाके वो बनेंगी। और वो लग भी रहा है उस वाले पाथ पे उन्होंने चलना शुरू कर भी दिया। इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन भी बोलती है कि देख मैं तो वेट ही कर रही थी कि हमारा मैच कब होगा, और एक ही बंदी वॉकआउट करेगी विनर, और वो मैं होने वाली हूँ। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बहुत बेसिक सा था। लेकिन उसके बाद जब टिफनी स्ट्रैटन जा रही होती है तो पीछे से आके जूलिया और कियाना जेम्स ने अटैक कर दिया, और वो आके प्रपोजल रखते हैं स्टेफनी वकैर के सामने कि देखो तुम अभी एक स्टार हो, हम तुम्हें सुपरस्टार बना देंगे। और कियाना जेम्स बोलती है कि अगर मेरी सर्विस तुम लोगे, जिसके रेट बहुत हाई होते हैं, लेकिन वो चीज प्राइसलेस है जो कि मैं ही ऑफर कर सकती हूँ। फिर इतने में टिफनी स्ट्रैटन को इतना तो वो टाइम नहीं लेने वाली थी, उन्होंने आके कियाना जेम्स के ऊपर अटैक कर दिया। फिर जूलिया और कियाना जेम्स को वहां से भगना ही पड़ जाते हैं क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन और स्टेफनी वकैर साथ में हो जाती हैं। तो ये दोनों बेबी फेसेस हैं, तो थोड़ा सा ऐसे पंगा यहाँ पे रहता है क्योंकि इतना एक दूसरे के वो अगेंस्ट दिखा नहीं सकते, क्योंकि दोनों को अपना बेबी फेस वाला जो कैरेक्टर है उसको मेंटेन करना। लेकिन फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो गई है, और अब इनका होगा क्राउन जूल में मैच, चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला। इसके बाद शो पर नेक्स्ट एक जेकब फाटो का प्रोमो था बैक स्टेज से। बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे डिटेल में जाने के लिए है नहीं, बस वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ इन लोगों से, झूठ बोलते हैं, रोते रहते हैं, बकवास करते हैं, बोलते रहते हैं। जेकब फाटो है, ऑल गैस नो ब्रेक्स यार अम्मी, ये करके उन्होंने बोला, और बस उनका इतना सही था। बस उन्होंने फीचर कर दिया कि यार भूलो मत कि जेकब फाटो भी कोई चीज़ है। बाकी उनका पंगा तो चलने वाला ड्रू मैकिंटायर के साथ, और आज शायद ड्रू मैकिंटायर शो के लिए अवेलेबल नहीं थे, ये मैं ज्यूम कर सकता हूँ, इसीलिए हमने इनके बीच में कोई स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन नहीं देखी। लेकिन जेकब फाटो के ही भैया, जिसको एक टाइम में बहुत प्यार करा करते थे जेकब फाटो, सोलो सिकोवा का भी सेगमेंट था,
और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे ये चल क्या रहा है। पहले सोलो सिकोवा सिर्फ अपने टोंगा लोवा के साथ आए, फिर उन्होंने जेसी मटेओ को ऐड किया, मतलब जो टीम ऑलरेडी बनी है उस टीम को दोबारा से ये बना रहे हैं। हमें पता है वो भाई वो बनी बनाई टीम है। आज उन्होंने इंट्रोडक्शन कर दिया टाला टोंगा का कि भैया 7 फुट का बंदा है, इसने मेरे को पहली बार चैंपियनशिप जितवाने में मदद करी है, लॉयल्टी को रिवॉर्ड किया जाएगा। फिर उधर से जाके जो है उन्होंने भी कंधों पे हाथ रखा सोलो सिकोवा के और कहते हैं कि आई लव यू। और एक चीज बोली लेकिन सोलो सिकोवा ने यहाँ पे, वो कहते हैं कि कुछ अभी मिसिंग है, और जैसी वो मिसिंग चीज में ढूंढ के लेके आ जाऊंगा सारे के सारे लोग फिर आ जाएंगे नोटिस पे। तो ये शायद एक टीज है कि कुछ तो सोलो सिकोवा अभी अपनी इस वाली ब्लड लाइन को लेके प्लान कर रहे हैं, जो भी फैक्शन है एमएफटी कि वो बहुत ज्यादा कुछ तगड़ा करने वाली है। ऐसा ही इस इंप्रेशन में फैंस को डाल रहे हैं कि देखो ऐसा कुछ प्लान है। बाकी वो तो तभी बोलेंगे या फिर तभी बताएंगे या तभी उसको जज करेंगे जब ये सोलो सिकोवा आ जाते हैं। लेकिन ये बड़ा फनी है कि बनी बनाई टीम को तुम दोबारा से हमारे दिमाग में डालने की कोशिश करो कि ये दोबारा से बन रही है। तो अगर इतना ये इतने ज्यादा कैमरा वैमरा लगा के और सोलो सिकोवा को ऐसे सिनेमैटिक सेगमेंट दे रहे हैं, तो आई होप इसके पीछे कुछ मतलब हो। ये स्टोरी बस कुछ हफ्तों में WWE भुला के साइड में ना कर दे। इसके बाद शो पर मैच आता है जिवॉन एंड रे फिनिक्स वर्सेस लॉस गार्जास के बीच में। और जिवॉन के मैचेस के अंदर उनके हाई फ्लाइंग मूव्स, भाई ऐसा लग रहा है कि इसको तो अभी कोई भी मैच नहीं कर पा रहा। स्पेशली जो उनकी आउटसाइड डाइव है, ऐसा लगता है बंदे ने हवा में जाके अपना जो फ्रेम है उसको स्टॉप ही कर लिया, क्योंकि इतनी ज्यादा जो एलिवेशन है वो जिवॉन अपने मैचेस के अंदर लेके आ पाते हैं। कटर भी उन्होंने लगाया और उसके बाद रे फिनिक्स ने इस मैच में पिनफॉल करके अपनी टीम के लिए विक्ट्री ले ली। तो मतलब ये तो ठीक है, जिवॉन के मैचेस अट्रैक्शन रहते हैं। अगर WWE इसके छोटे छोटे डोजेस ऐसे वीकली शोज पर देते रहे तो मे बी आगे पोटेंशियल है मेन रोस्टर में उनको एक मेन अट्रैक्शन की तरह स्टैब्लिश करने के लिए। और आज हमको शो से ये भी पता चला है कि रोमन रेंस ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। और ना सिर्फ अनाउंस हुए हैं बल्कि वो शो को किक ऑफ भी करने वाले हैं। तो आई थिंक एक चीज यहां से क्लियर हो गई है कि WWE क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस का मैच डाल रही है। और वो मैच ये कैसे डालेंगे, जब रोमन रेंस क्राउन इस अपने ये सारा पंगा जो चल रहा है उनका ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन वाला, इसको एड्रेस करेंगे और फिर वो क्राउन ज्वेल के मैच की तरफ लीड ही करेगा, क्योंकि रोमन रेंस को पोस्टर पे फीचर भी किया है। तो आई थिंक ये सेफ टू से वाली बात है। बाकी तो अभी स्टोरी लाइन ने और प्रोग्रेस किया ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर वाली, क्योंकि अब आ जाता है शो का मेन इवेंट जो कि था कोडी रोड्स एंड रैंडी ओर्टन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। और हर एक मूव पर मैं रैंडी ओर्टन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं। मैंने ये तक नोटिस कर लिया, सोचो कि रैंडी ओर्टन ने जब अपनी एंट्रेंस करी ना कि यार ये बंदा अपने फैन से आज बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसने लिटरली वो जो फैन का साइन है उसको सिग्नेचर करके दिया है, मतलब कि आज रैंडी ओर्टन हरामी आदमी बनने वाला है, क्योंकि इसे पता है कि आज के बाद तो फिर अब मौका मिलेगा नहीं ये करने का। अभी मैच शुरू होता है, रैंडी ओर्टन ने स्लैम किया वो ब्रॉन ब्रेकर को अपने डेस्क के ऊपर, वो जो उधर स्लैम किया ऐसे पटका जो वो पटकते हैं वहां पे अनाउंसर डेस्क पे जाके। ब्रॉन ब्रेकर ने मॉक भी किया कोडी रोड्स वाले चैंट्स को। तो ये जो चीजें सिखाई जा रही है ब्रॉन ब्रेकर को, ये इनके कैरेक्टर में बहुत मस्त आगे मजा ऐड करने वाली, ऑलरेडी करना शुरू कर भी दिया है इसको। इसके बाद रैंडी ओर्टन का हॉट टैग होता है, पहले उन्होंने क्लोज लाइन मारी, उसके बाद ब्रॉन्सन रीड को पावर स्लैम किया, ब्रॉन ब्रेकर को भी किया, लेकिन पता नहीं ब्रॉन्सन रीड अचानक से कैसे उठा के वैली ड्राइवर लगाया और वो सुनामी के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहां से सुपरप्लेक्स मारा रैंडी ओर्टन ने। और अगर रैंडी ओर्टन की बैक फिक्स ना हुई होती तो शायद आपको ऐसे रैंडी ओर्टन के मूव्स ना देखते। और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने वो तगड़ी वाली उड़ी मारी, जो कि वैसे वो मारते हैं कहां से, एप्रन और अनाउंसर डेस्क के पास से, लेकिन इस बार साइड से होते हुए उन्होंने बैरिकेड पे ही उड़ा दिया पूरा कोडी रोड्स को। और उसके बाद पता चल गया था यहां से ये सारे लोग जो है वो इक्वेशन से गायब हो गए हैं। इसके बाद रैंडी ओर्टन के पास पूरा मौका था, उन्होंने अपनी विंटेज डीडीटी हिट कर दी, लेकिन जैसे ही वो आरकेओ के लिए जा रहे होते भाई यहां पे एक शॉकिंग, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने नेम की आज स्मैकडाउन में होने वाला है, क्योंकि सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। पॉल हेमन ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, सेथ रॉलिंस ने उतने में फायदा उठा के स्टॉम्प हिट कर दिया, जो कि रेफरी ने देखा नहीं। और देखो ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी लगाई और उन्होंने रैंडी ओर्टन को पिन किया है। तो पहले तो अपने आप में ये चीज कितनी ज्यादा बड़ी है ब्रॉन्सन रीड के लिए कि उनको रैंडी ओर्टन को पिन करने का मौका मिला। लेकिन इस मैच में अभी शो में कोई टर्न हुआ नहीं है, और इसके बाद भी अभी इन्होंने जिस तरीके से ये सेथ और कोडी का भी हंगामा दिखाया, तो क्या हुआ, पहले तो रैंडी ओर्टन का पता चल गया हमको कि आज शो पे इनका टर्न नहीं हुआ। और ये देखो ये ऐसा है कि WWE को, ये ट्रिपल एच स्पेशली, इनको पता चल गया है कि इतने टाइम से ये एंगल हम लोग टीज कर रहे हैं, फैंस इसको देखना भी चाहते हैं, चलो आज और दिखा देते हैं। मतलब ये तो लिटरली ऐसा कि इन्होंने समझ लिया कि अच्छा ये फैंस हैं, इनके दिमाग के साथ ही खेल लो। पर ऐसे थोड़ी होता भाई, तुम अपनी स्टोरी पे ही फोकस कर लो ना, तुम इतने ज्यादा क्यों घुस रहे हो कि इसमें क्या चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, अच्छा ये एंगल दिखाते। ये थोड़ा मेरे को ओवर स्मार्ट बनने जैसी चीज लगी, और ये फैंस के साथ खेलना ही है। अब आई थिंक अगर यहां से इसके बाद से स्टोरी सीधा शुरू नहीं होती कि रैंडी ओर्टन, चलो आज का ड्रामा तो मान लिया एक बार को कि चलो ये इनको करना
करना था क्योंकि क्राउन ज्यूल चल रहा है। लेकिन अगर इमीडिएट अब स्टोरी नहीं शुरू होती ये वाली कि रैंडी ओर्टन टर्न करेगा कोडी रोड्स पे, भाई मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दूं, बस यही बोलूंगा। क्योंकि ये तो वो हो गया कि तुमने फैंस के इतने सारे जो उन्होंने चीज़ों को वो किया है, स्पॉट किया है इतने टाइम से, वो जो देख रहे हैं, आज तुमने वो स्मैकडाउन में दिखाई और फिर भी अगर अब भी नहीं कर रहे, तुम भूल गए 3-4 महीने के लिए फिर से, भाई फिर तो कुछ तगड़ी रैंट ही आने वाली है इसके ऊपर। और फिर तो उसमें कोई वर्ड्स ब्लॉक या रेस्ट्रिक्ट में अपने मुंह से करने नहीं वाला। अब इसके बाद क्या होता है, ये सारे के सारे लोग क्योंकि मैच तो जीत गए, वो पोज कर रहे हैं, जाने भी ये लगता है। लेकिन पता नहीं सेथ रॉलिंस का फिर से दिमाग फिर गया। मैं कह रहा हूं ना कि इसके दिमाग पर थोड़ा सीरियस असर हो गया कि जैसे इसको कोडी रोड्स को हराना ही हराना है। कोडी रोड्स को वो देखते हैं रिंग में और ऐसा पूरा लगा कि कोडी रोड्स ने फंसाया ही है सेथ रॉलिंस को कि ले भैया मैं आ गया हूँ स्टॉम्प बांधने वाली पूरी पोजीशन पे, आके मुझे मार ले। पॉल हेमन ने बोला भी देख वो मत कर जो तू करने की सोच रहा है, गलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सेथ रॉलिंस ने मानी नहीं, वो रिंग में जाते हैं, स्टॉम्प हिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पे आकर दबोच लिया कोडी रोड्स ने इनको और क्रॉस रोड्स के साथ उन्होंने जो है फिर उनको लिटा दिया। और बेचारे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वहीं पे आके उनको रोक लिया जाता है। मेरे को देखो आज की स्मैकडाउन एवरेज सी लगी है, 3.25 स्टार की मैं इसको रेटिंग दे सकता हूं। लेकिन रैंडी ओर्टन वाला जो WWE ने दिमाग के साथ खेला इसके तो अब क्या ही कहने। बाकी आपको लिंक मिल जाएगा पहला ही डिस्क्रिप्शन में नेचुरल टीन का। प्रोटीन अपनी डाइट में अच्छा करके अपनी लाइफ को आप लोग कर सकते हो बेटर। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।